हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटे आज हम करेंगे किंगडम मोनरा के बारे में। किंगडम मोनरा में आपको पता ही है कौन होता है, बैक्टीरिया। आपको दिखाई दे रहा है कि बैक्टीरिया जो है अकेला मेंबर है इस किंगडम का। सो वी विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो है वो अकेले मेंबर है इस पूरी किंगडम के अंदर। सो वी हैव रिटन दैट इट इज दे आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, राइट। देन नेक्स्ट वन इज दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब ऑन द अर्थ। माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर मेजॉरिटी देखें तो बैक्टीरिया की मेजॉरिटी हमें देखने को मिलेगी, राइट। देन दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स यानी जहां पे लाइफ थोड़ा मुश्किल है वहां पे भी हमें ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाते हैं, पानी जहां बहुत गर्म है, राइट। डेजर्ट एरिया में जहां पे धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी मिल जाएंगे। पोलर कैप्स जहां पे स्नो से हर समय बर्फ ढकी रहती है, बर्फ से हमेशा ढकी रहता है पूरी अर्थ, तो दैट इज नो कवर्ड एरियाज। डीप ओशियंस, गहरे समुद्र में, वहीं जहां पे लाइफ न के बराबर है वहां भी हमें मिल जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। लगभग जाके न के बराबर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, वहां पे ये हमें इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। एज अ पैरासाइट मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए और रहने के लिए। मतलब या तो ये बॉडी के अंदर लग जाते हैं शरीर के, या बॉडी के शरीर के ऊपर लग जाते हैं। तो दे एक्ट एज अ पैरासाइट, ईदर दे आर लिविंग इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। और बैक्टीरिया जो पैरासाइट होता है ना, तो ये जनरली हार्म करता है शरीर को, होस्ट के नुकसान पहुंचाता है, राइट। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो नीट में बहुत बारी आई हुई है कि दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। सिंपल इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बैक्टीरिया में ये मैंने एक एंक्लोज्ड सेल बना लिया, इसके मीजोजोम दे दिया, ये हमने डीएनए बना दिया। सेल वॉल ना दिया, अभी मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा, मैं मेन पार्ट्स दिखा रहा हूँ। और ये हमारा आ गया साइटोप्लाज्म। तो यानी क्या है इसके पास साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर डीएनए है। बस मेजर दो ही तो चीज़ें हैं इसके पास। अब अगर ऑर्गेनली के नाम पे पूछे तो एक राइबोसोम है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली, उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कोई है नहीं इसके अंदर। तो एक एंक्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और डीएनए है, राइट। अब ये दो ही चीजें जिसकी वजह से ये हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इससे सिंपल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। सो दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या करते हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर लिखा आ जाता है नीट के अंदर। तो उस आपको ये फॉल्स स्टेटमेंट में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में डालना है। ये करेक्ट स्टेटमेंट कब होगी? जब सिंपल, भाई सिंपल है, सिंपल मीन्स कुछ भी नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म और डीएनए है, राइट। सो दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है कि अब इतना सिंपल स्ट्रक्चर होने के बाद भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, वो हमें कैसे पता चलेगा? कि वो किसी भी हैबिटेट में रह सकता है, डेजर्ट में रह सकता है, पानी में रह सकता है, बर्फ में रह सकता है, डीप ओशियंस में रह सकता है, अभी पढ़ के आए हैं। तो यानी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है तभी तो वो सरवाइव कर पा रहा है ना। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी हमारे को याद रखना है। दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। अब उसी की वजह से जब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इनका, तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में अगर हम कंसिडर करें तो ये कुछ ऐसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, केमिकल ऑक्सीडेशन से अपना खाना बना सकते हैं एनर्जी लेके, राइट। दूसरा ये क्या कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड खाना खा सकते हैं, ओके, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से वास्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखें, अब वही बात आ जाती है
किस तरह से मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में आप देखिए कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये ऑटोट्रॉफिक नेचर हो गया। ऑटोट्रॉफिक में अपना खाना ये खुद बना सकते हैं। अब या तो ये जब खाना बनाएंगे तो एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी जो ले सकते हैं अगर तो वो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए केमिकल ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं, अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा इसको, तो केमिकल कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे, राइट। अब अगर फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से अगर नेक्स्ट पे जाएं तो वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार आपसे पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है उनका न्यूट्रिशन किस टाइप का है। तो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन देखने को मिलता है बैक्टीरिया में वो मिलता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर वो खाना अपना नहीं बना सकते, डिपेंडेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, सीधा शेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। शेप्स जो होती हैं बैक्टीरिया की बेसिकली 4 ही तरह की शेप्स मिलती हैं। इसका जो कंसेप्ट शेप्स का ऑब्जर्व किया था कोहन ने ऑब्जर्व किया था, और इसमें 4 मेजर शेप्स जैसे मैंने आपको बताया। कोकस में क्या होता है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं। बेसिकली सिर्फ आप कह दीजिए फुटबॉल की तरह जो गोल शेप होती है, स्फेरिकल शेप, उस तरह के बैक्टीरिया होती है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कोकस के नाम से बोलते हैं। स्फेरिकल हमारा इंग्लिश वर्ड हो गया, और जो बायोलॉजिकल टेक्निकल वर्ड हम यूज करते हैं ये यहाँ पे कोकस यूज करते हैं। ऐसे ही रॉड शेप के लिए हम बैसिलस यूज करते हैं। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ना, ये एक स्ट्रक्चर बीच में, ये एंडोस्पोर है, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने स्पोर। तो ये भी हम आगे करेंगे। फिलहाल इसका आप रॉड कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पाइरलम। स्पाइरलम में स्पाइरल शेप, जैसे स्प्रिंग होता है, टिक टिक वाले पेन्स में होता है स्प्रिंग, तो उस तरह की स्पाइरल शेप होती है। तो स्पाइरल शेप वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, स्पाइरलम। और तीसरा होता है फोर्थ होता है कोमा शेप। कोमा शेप में क्या होगा, कोमा की तरह दिखने वाला। तो कोमा शेप वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। तो चारों ध्यान रखने हैं, बैसिलस, देन पहले कोकस आ जाएगा, फिर बैसिलस आ जाएगा, फिर स्पाइरलम आ जाएगा, और देन विब्रियो होगा, राइट। अब बैक्टीरिया डिस्कस करने से पहले हमें पता था, जब कार्ल वूज ने बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ 16 स्टडीज, 16S राइबोसोमल आरएनए की स्टडीज के बेसिस पे, और उसमें 2 कैटेगरीज बनी थी, यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा ही टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने इजी कर दिया आप लोगों के लिए। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत पुराने बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया है। ये ज़्यादातर एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ही मिलते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जब ये मिलते हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर कुछ एडिशनल एडवांटेज है वहाँ पे सर्वाइव होने के लिए। तो एडिशनल एडवांटेज क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है और जो सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उससे। क्लियर, कुछ एडिशनल कंपाउंड्स प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर, ओके। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी मोनोलेयर प्रेजेंट होती है। खैर रेंज चले जाएंगे हम, फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ केमिकल्स अलग है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन में भी इसी तरह से डिफरेंस आता है उसकी कॉम्पोजिशन की वजह से, राइट। अब इन्हीं 2 कंडीशंस की वजह से जो आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया को बेसिकली हमने क्या किया, 3 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है मिथेनोजेंस, दूसरा आता है हेलोफाइल्स, और तीसरा आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। तो 3 मेजर ग्रुप्स हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो सबसे पहले इनको सीधा एक टेबुलेटेड फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं
देखिए मिथेनोजेंस जो होते हैं मिलते कहाँ हैं, मार्शी एरियाज में मिलते हैं। मार्शी एरियाज गंदे इलाके, दलदली इलाके, जहाँ पे हमेशा आपको स्मेल आती रहेगी, कूड़ा करकट जहाँ डलता है वहां पे ये मिलेंगे। दूसरा ह्यूमन ऑफ द कैटल, कैटल्स बेटे ये होती हैं राजे काउ बफेलो, राइट, उनके अंदर ना 4 स्टमक होते हैं, र्यूमन, ओबेसम, एबोमेसम, राइट। तो ये जो आपके पास र्यूमन वाला चैनल होता है, सबसे पहले खाना क्या करते हैं, चुगाली करते करते घास वगैरह वो सारा उसी में लेके जाते हैं, र्यूमन में कैटल। उसके अंदर फिर क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे फर्मेंट करते हैं, राइट। अब फिलहाल काम क्या करते हैं वो तो बाद में देखेंगे, मतलब अभी हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक उनका एक स्टमक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन, राइट। हेलोफाइल्स देखिए नाम ही जैसे बता रहा है, हेलो मीन्स सॉल्ट, तो फाइल्स मैंने रहने वाले, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, तो दे आर लिविंग इन दी सॉल्टी लेक्स, राइट। अब थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मैंने नेचर और एसिड मैंने एसिड, राइट। तो थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसी कंडीशंस जहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ हाई टेम्परेचर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। सो हॉट एसिडिक वाटर बॉडीज में ये हमें बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। अगर बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, तो दे आर ऑब्लिगेट एनारोब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बारी एग्जाम्स में आया हुआ है कि मिथेनोजन ऑब्लिगेट एनारोब है। ऑब्लिगेट का मतलब कंपल्सरी, आप बात समझिए, ऑब्लिगेट मीन्स कंपल्सरी, मीन्स ये बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहेंगे, अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिली तो ये मर जाएंगे, राइट। सो दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, राइट। दो बाकी जो हेलोफाइल्स हैं और थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, दे आर फैकल्टेटिव एरोब है हमारे केस में हेलोफाइल्स, और थर्मोएसिडोफाइल्स फैकल्टेटिव एनारोब्स है। फैकल्टेटिव का मतलब है कभी कभी, मीन्स ये एरोब जो है फैकल्टेटिव एरोब कभी कभी एरोब बिहेव कर सकता है, मींस ऑक्सीजन में जिंदा रह सकता है, बट ये है एनारोबिक। एक्चुअली में ये है एनारोबिक, बट ये कभी कभी क्या है, एरोबिक कंडीशंस में अगर ऑक्सीजन आ गई तो जिंदा रह जाएगा, बट ये नहीं है परमानेंटली जिंदा रह जाएगा, ठीक। तो ये कुछ समय का सर्वाइवल पॉसिबल है। ऐसे ही हमारा थर्मोएसिडोफाइल है, ये है फैकल्टेटिव एरोब, ये भी फैकल्टेटिव एनारोब है, राइट। इसमें क्या हुआ कि ये है एनारोब, बट जैसे ही अगर इन्हें ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जिंदा रहेंगे, बट बिना ऑक्सीजन के कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिकली ये कीमोसिंथेटिक, केमिकल ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन करके के अपना खाना खुद बनाता है, तो ये एक किस्म से ऑटोट्रॉफ है। बाकी दोनों जो हैं अगर हम बात करें उसमें थर्मो हेलोफाइल्स के केस में वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं वो ऑटोलिथोट्रॉफ्स है। ये न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोलिथोट्रॉफ्स अगला ही टॉपिक है हमारा, तो उसमें थोड़ा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कंसेप्ट। एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं, मिथेनोजन का नाम मिथेनोबैक्टीरियम, हेलोफाइल्स का नाम हेलोबैक्टीरियम, और थर्मोएसिडोफाइल का थर्मोकोकस थर्मोबैक्टीरियम, राइट, थर्मोप्रोटियस। तो इस तरह से बड़ा ही इजी है, कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा था कि अगली ही स्लाइड में हमें न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल पता चलेगा। देखिए न्यूट्रिशन को बेसिकली अगर आप देखें ना तो 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। इससे एनर्जी मिलती है सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पे, दूसरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे मिलता है, और तीसरा होता है सोर्स ऑफ कार्बन क्या मिलता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटे। देखिए कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें एनर्जी सोर्स ग्लूकोज से ही मिलेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम हैं तो। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी लेने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली या तो सूरज से मिल सकती है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, या वो केमिकल ऑक्सीडेशन से लेगा। अगर तो वो सूरज से ले रहा है तो हम उसे कह देते हैं फोटोट्रॉप्स, और अगर हमारे पास वो एनर्जी ले रहा है केमिकल ऑक्सीडेशन से, कि कार्बोहाइड्रेट बनाना है एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो अगर केमिकल ऑक्सीडेशन से उसे हम क्या कहेंगे, दैट आर कीमोट्रॉप्स। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। देखो कार्बन
को हमेशा क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए कार्बन है, इसको मैंने कार्बोहाइड्रेट बनाना है, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लिख दिया C6H12O6 ग्लूकोज का, यानी इसमें हाइड्रोजन भी एडिशन हुई है, प्रोटॉन भी ऐड हुए, इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एडिशन करवानी पड़ेगी मुझे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स भी चाहिए मुझे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो सोर्स है वो हमारे पास अगर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है तो हम उसे लिथोट्रॉफ्स कहते हैं, और अगर कोई बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अवेलेबल करवा लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोट्रॉफ का न्यूट्रिशन शो कर रहा है, राइट। देन सोर्स ऑफ कार्बन, अब भैया कार्बन को ही तो हमने ग्लूकोज में बदलना है ना, तो कार्बन का सोर्स कहाँ से आ रहा है। अब सोर्स ऑफ कार्बन अगर तो मान लीजिए सीधा CO2 ही आ गया, वो बल्ले बल्ले, तो CO2 हो गया, तो CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ कार्बन यूज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, राइट। और दूसरा क्या होता है बेटे, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज सच कार्बन के कंपाउंड्स जो हम जैसे कोई भी खाना पीना खा रहे हैं तो उनको अगर एज अ सोर्स ऑफ कार्बन यूज करेंगे तो कहलाएंगे ऑर्गेनोट्रॉफ्स, राइट, हेट्रोट्रॉफ्स, राइट, हेट्रोट्रॉफ्स वाली कैटेगरी में चले जाएगा। ऑर्गेनो में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेते हैं, ओके। अब इसको अगर मान लीजिए मैं बनाऊं, फोटो चाहिए, मुझे एनर्जी भी चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी चाहिए, और मुझे सोर्स ऑफ कार्बन भी चाहिए, तो ये हमारे पास बनेगा एक एग्जैक्ट बैक्टीरिया, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। अगर मान लीजिए केमिकल से ले रहा है तो कीमो और लिथो ऑटोट्रॉफ्स, राइट, ये कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब कीमो केमिकल ऑक्सीडेशन से, लिथो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑटो कार्बन का सोर्स आ गया, ये कार्बन का सोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स, ये एनर्जी का स्टोर, तो ये तीन बेसिस मेंशन होने चाहिए। अब बस मेजर हमने अपने स्टडीज को रिस्ट्रिक्ट रखना है इन दो के ऊपर ही, फोटो ऑटोट्रॉफ्स SCERT में जैसे लिखा हुआ है, तो बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉफ्स है कौन से, ये है फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स है, राइट। अब ये फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स को अगर हम ध्यान से समझें, थोड़ा सा मैंने डायग्रामेटिकली कोशिश की है, ये बैक्टीरिया है हमारे पास, बैक्टीरिया को फोटो है तो भाई सूरज से एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी मिलेगी, इसको सोलर एनर्जी दे देते हैं, सोलर एनर्जी मिल गई। अब सोलर एनर्जी तो जी अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके ये बनाएगा रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो आप बनाने के लिए ज़रूरी है हमारे पास NADHH पॉजिटिव और ATP। अब ये NADHH पॉजिटिव रिड्यूसिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो लेगा वो कहाँ से लेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डालते हैं, यहाँ पे डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो लिया इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं अगर ये प्रोटॉन वाटर वाले ले, सबसे मोस्ट कॉमन वाटर मिल जाता है, या जैसे H2S ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक अभी फिलहाल के लिए, अगर तो H2O लेगा तो भाई H2O का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ यूज हो जाएगा NADH, ये दो प्रोटॉन लग गए, राइट, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर H2S यूज करेगा तो सल्फर ब्रेक हट जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पे यूज हो जाएंगे HOH पॉजिटिव, और सल्फर एज अ प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो अब ये फोटो बैक्टीरिया जो हो गए ना, ये दो तरह के हो गए। अब किस सोर्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उठाया है इन्होंने, वो कौन सा है, वो कौन सा है। अगर तो पानी यूज कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन निकालेंगे, और अगर ये पानी यूज नहीं करेंगे, मान लो H2S यूज कर रहे हैं तो ये सल्फर निकालेंगे, तो ऑक्सीजन तो निकालने से रहे, वेस्ट प्रोडक्ट है ना। मैंने दिखाया है कि H2O ब्रेक डाउन हो गया, मोटे तौर पे समझिए, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, प्रोटॉन ये खुद यूज कर लेंगे। अब ये जिस भी बैक्टीरिया में ऑक्सीजन यूज किया, मतलब वाटर यूज किया जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा एज अ बाय, हम कहते हैं ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया। क्या कहेंगे, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन निकाल रहा है ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते समय। दूसरा वाला जो है एनऑक्सीजेनिक फोटोबैक्टीरिया, या एनऑक्सी फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं इसकी। तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मींस यानी ये
ऑक्सीजन, वाटर नहीं यूज करेंगे, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेंगे, राइट। अब H2S तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई भी कंपाउंड, नॉन सल्फर कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं, बट प्रोटॉन होना चाहिए उसमें, राइट। तो एन ऑक्सीजेनिक फोटोबैक्टीरियाज हैं, फोटोबैक्टीरिया, या हम कहेंगे के अंदर एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मिलती है, राइट। अब इनके पास प्रोटॉन के लिए एक सुटेबल रिड्यूसिंग कंपाउंड तैयार हो चुका है, एटीपी भी बना लिया है, सूरज की एनर्जी को यूज करके इन्होंने एटीपी बना लिए हैं। अब इस एटीपी को और NADPH पॉजिटिव के दोनों एनर्जीज को यूज करते हुए अब ये क्या करेंगे, हवा के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने यूज की है, प्रेजेंट है, उसको यूज करेंगे और ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाना बिल्कुल सिंपल है, सूरज की एनर्जी को यूज करके एटीपी NADPH बनाया, NADH पॉजिटिव बनाया। NADH पॉजिटिव के लिए जो प्रोटॉन चाहिए वो किसी भी प्रोटॉन वाले सोर्स से लेना पड़ेगा। अब प्रोटॉन का जो सोर्स होगा वो अगर H2O होगा तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, ऑक्सीजन जब बाय प्रोडक्ट निकलेगा तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, और अगर पानी के अलावा कुछ भी यूज करेंगे तो वो एन ऑक्सीजेनिक प्रोडक्ट निकलेगा, तो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स में। तो क्या कीमोलिथो में वही कहानी आती है, कीमो भैया केमिकल ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेगा, लिथो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो सोर्स होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और ऑटोट्रॉफ्स में CO2 को यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पे केमिकल ऑक्सीडेशन से हम देखते हैं किस तरह से एनर्जी आती है। तो केमिकल एनर्जी जो दी गई है वो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, बेसिकली जो कंपाउंड्स इन्होंने यूज करे हैं वो है नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, राइट, इस तरह के कंपाउंड हो गए, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ओके, एंड अमोनिया 4NH3 लगा लेते हैं, अभी अमोनियम आयन की बजाय अमोनिया लिख लेते हैं NH3। तो इन कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को इन्होंने यूज किया है, मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन से। अब इसकी ऑक्सीडेशन करिए, अब भाई अगला चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये या तो नाइट्रोजन के कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिथोट्रॉफ्स है, लिथो का मतलब हो गया भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो अवेलेबल रहे हैं नेचर के अंदर वो नाइट्रोजन के हैं, फॉस्फोरस के हैं, आयरन के हैं, सल्फर के हैं, तो ये डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिए, उधर से केमिकल से नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया से एनर्जी आ गई, तो भाई क्या होगा, NAD एक रिड्यूसिंग पावर जो है वो जनरेट करेगा, NADH पॉजिटिव, और ATP हमारा जनरेट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। तो ATP और जब NADH पॉजिटिव जनरेट हो गया तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उठाएंगे, उठाई इन्होंने एनवायरनमेंट में से और उसको बना दिया कार्बोहाइड्रेट इन्होंने, राइट। सो ये प्रोसेस जो है दैट इज अ कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स, इसमें कीमोसिंथेसिस हुई है, सो दे आर कॉल्ड द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन्हें हम क्या कह देते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह देते हैं, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए कीमोलिथोट्रॉफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेवरल टाइम्स नीट में पूछी गई है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, भाई जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उठा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उसको वो रिसाइकल करके सॉइल में मिला देते हैं, राइट। वो रिसाइकल हो गया, वो सॉइल में वापस मिल गया। मान लीजिए जो भी कंपाउंड था आयरन का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस, उसको क्या किया इन्होंने, वो कंपाउंड को डिग्रेड किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाला, तो वो सिंपल कंपाउंड वापस सॉइल में मिल गया। अब कौन सा कंपाउंड ये उठाते हैं उस हिसाब से इनका बैक्टीरिया का नाम होता है। जैसे नाइट्रोजन कंज्यूम करी इन्होंने तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये वाले हो जाएंगे। दूसरा अगर मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया है तो कि हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को ही सीधा उठाया है, तो हाइड्रोजनोमोनास इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आता है। तीसरा है सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर के कंपाउंड्स उठाए हैं, थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस, राइट।
आयरन बैक्टीरिया फेरोबैसिलस। तो ये बैक्टीरिया जो हैं ये क्या है, जिस कंपाउंड को ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यूज करेंगे उसमें से वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के बाद उसको रिसाइकल कर देंगे, सॉइल में वापस मिला देंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो तीसरी कैटेगरी न्यूट्रिशन के अंदर आ गई हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से हुए, वो वाले बैक्टीरिया हुए जो किसी से खाना लेंगे, दे आर मोस्ट अबंडेंट। जैसे हमने याद कीजिए पहली दूसरी तीसरी स्लाइड में भी पढ़ा था, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। तो ये फिर वही लाइन हमने कही है कि सबसे ज्यादा मिलने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही रहता है। और इनमें से जो मेजॉरिटी रहते हैं वो डिकम्पोज डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिके करेंगे, मींस कोई गल सड़ रहा है उसको फर्दर डिके करेंगे, उसी से ही न्यूट्रिशन लेंगे। तो ऑब्वियस है जब गल सड़ रहा है उसको वापस सॉइल में मिला रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिसाइकलिंग में भी करते रहते हैं, क्लीनिंग में भी करते रहते हैं। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो बहुत ही कुछ ऐसे रोल्स हैं नेचर के अंदर जो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाना। दूध में क्या करते हैं, ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से दूध से दही बन जाता है, ठीक। वो जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है और वो कोएगुलेटेड मास को हम दही कहते हैं, राइट। दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मोस्टली एक ग्रुप है इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज का, ठीक है जी। एक्टिनोमाइसिटीज का एक ऐसा ग्रुप है जो एक्सक्लूसिवली सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। अच्छा, कर्डलिंग के लिए कौन था, लैक्टोबैसिलस था, है ना। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अंडरलाइन कर देंगे, साइंटिफिक नेम है, राइट। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पास है, एजोटोबैक्टर है, सियानोबैक्टीरिया है, राइट। तो ये लेग्यूम प्लांट्स के अंदर राइजोबियम है, ओके। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है लेग्यूम का एक्सक्लूसिवली अगर हम देखते हैं तो राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, ओके। आगे चैप्टर्स में वैसे आते रहेंगे बट फिलहाल यहाँ के लिए भी याद रखिए। पैथोजेनिक टू ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे डिजीजेस करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। कॉलरा, कॉलरा कौन करता है, विब्रियो कॉलरे, राइट, ओके। देन टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। टेटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये नाम याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, एज अ नॉलेज भी अच्छी है, राइट। और कहीं आ गया तो उसको यूज भी कर सकते हैं। ये प्लांट डिजीज हो गई, ये ह्यूमन बीइंग्स की हो गई, ये प्लांट की हो गई, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, राइट। तो ये हमारे पास हो गया, ये मेजर कुछ डिजीजेस हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आ जाते हैं सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया बेटे देखिए कि स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, इसे बॉटनिस्ट कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी के अंदर डाल रखा है बॉटनी वालों ने, बट किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसा क्या नाम है अपना, RH विटेकर सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये किंगडम मोनरा में है, राइट, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल है और प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ओके। तो किंगडम मोनरा में ही हमें पढ़ना पड़ेगा। अब किंगडम मोनरा में जो सियानोबैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स है, राइट, यूनिसेलुलर है, आते हैं फिलामेंट्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स देखिए ये फिलामेंट बना हुआ है, एंड टू एंड जुड़ के ये क्या कर देते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये फिलामेंटस फॉर्म्स है जब जेलेटिन से कवर हो जाती है, ओके। अब जैसे ही पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हुए पूरी सरफेस को वाटर बॉडी की कवर कर लेते हैं। सो दे ऑफन फॉर्म्स एल्गल ब्लूम बनाते हैं इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये भी हमारे पास ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको खाना नाइट्रोजन मिल जाता है वहाँ पे और बहुत तेज़ी से नाइट्रोजन जहाँ भी मिलेगा जल्दी ग्रो करेगा, राइट। देन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो ये फॉर्म्स है सारी जगह मिल जाती है, फ्रेश वाटर में भी, मेरीन में भी और टेरेस्ट्रियल में भी, तीनों जगह मिल जाती हैं, ओके।
आज एक और ये बहुत बहुत बारी आया हुआ है, ध्यान रखें कि जो इनके अंदर जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए की वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है, राइट। और एक्सक्लूसिवली जो क्लोरोफिल मिलता है वो कौन सा मिलता है, ए मिलता है, बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह। जो हायर प्लांट्स में मिलता है ना, वही सेम क्लोरोफिल ए इनके अंदर मिलता है। और ये माना भी जाता है कि प्लांट्स के अंदर जब सेल बना तो सियानोबैक्टीरिया पॉइंट हो गया, मींस उस सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया और यही एज अ क्लोरोप्लास्ट की तरह भी काम किया। खैर वो थ्योरीज बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जब आपकी एनसीईआरटी या क्या कहेंगे नीट के अंदर लिखा हुआ आएगा कि दे आर हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, तो गलत है। दे आर हैविंग क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द हायर प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में तो भैया बहुत सारा कुछ आ जाएगा, राइट। कैरोटीन आ जाएंगे, ज़ेंथोफिल्स आ जाएंगे, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे क्लोरोफिल ए पे। तो क्लोरोफिल ए जो है वो सिमिलर है हायर प्लांट्स के जैसे, राइट। देन कॉलोनीज जो होती हैं ज्यादातर, अगर हम यहाँ पे तो नहीं, खैर इतना एनसीईआरटी में एक आपके डायग्राम दिया होगा तो उसके ऊपर ये एक कवरिंग रहती है हमेशा। तो ये जो इस माइक्रोस्कोपिक व्यू में तो नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीमली कवरिंग है, इसे हम जेलेटिन की बनी होती है, तो जेलेटिनस शीट कहते हैं। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है, जो हमारे पास 4 ही इसके यूनिक फीचर जो है। पहला हो गया कॉलोनीज की फॉर्म में मिल सकते हैं यूनिसेलुलर्स और फिलामेंट्स बना सकते हैं। दूसरा आपके सामने एल्गल ब्लूम्स बना सकते हैं। तीसरा क्लोरोफिल ए है, राइट। क्लोरोफिल ए बिल्कुल सिमिलर है हायर प्लांट्स के जैसे। और चौथा जो है एक जेलेटिनस कवरिंग है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिट्रोसिस्ट का प्रेजेंस होना। देखिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये मोटा सा स्ट्रक्चर। तो ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर अलग सा दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, हिट्रोसिस्ट। मैं इसको लेबल बाहर करता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट होते क्या है भाई, ये एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, थिक वॉल्ड होते हैं। नॉस्टॉक एनाबीना मान लीजिए, ये मैं नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बना रहा हूँ और ये अब एक्सेप्शनली मैंने एक अलग सा सेल दिखा दिया। तो ये जो अलग सा मोटू सा सेल है, इसे हम हिट्रोसिस्ट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द हिट्रोसिस्ट। अब ये हिट्रोसिस्ट में थिक वॉल होती है, राइट। ज़्यादा तो नहीं डिस्कस किया हुआ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। तो हिट्रोसिस्ट होती है, इस वजह से ये इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आता है, क्लियर। ऑक्सीजन नहीं आती है, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं, क्लियर। ये इसके अंदर ऑक्सीजन आ नहीं सकती, इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करता है। एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट होता है, उसमें बेसिकली फोटो सिस्टम 2 भी एब्सेंट रहता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होती है। इस एनारोबिक कंडीशंस में इसको अगर अभी आप स्किप कर दीजिए, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाले पार्ट पे कंसिडर कीजिए कि एनारोबिक कंडीशंस है। इसमें एक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजनेज। ये नाइट्रोजनेज एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जब नाइट्रोजनेज एक्टिवेट होता है तो ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। जितने भी हैं ये सारे वेजिटेटिव सेल्स हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट हिट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्राइमरली होती है, क्योंकि इसमें थिक वॉल होने की वजह से वो इम्परमिएबल हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर आती नहीं, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट रहती है। उसमें एक एंजाइम इसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, उसकी जीन्स प्रेजेंट है, और वो एंजाइम नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन को फिक्स करके यूज अमोनिया का कंपाउंड या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, क्लियर। तो ये कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and in the specialized cells called the heterocyst. Examples nostoc और एनाबिना, ये हमें याद रखने हैं। लास्ट में आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में देखिए, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ग्रुप है सेल्स का, बैक्टीरिया का, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो दे आर द ओनली बैक्टीरिया ग्रुप विच आर नॉट हैविंग द सेल वॉल, ले लैक द सेल वॉल।
बैक्टीरिया को इसलिए मान लीजिए कोट ऑफ कर दिया, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे बैक्टीरिया है जिन्होंने अपना कोट निकाल दिया है। ऑब्वियस है, तो शेप बदलते रहते हैं, सेल वॉल की वजह से ही शेप होती है, तो शेप जो है इसके अंदर वो चेंज होती रहती है। रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम इसको, क्योंकि जब बैक्टीरिया को किसी को भी किल करना होता है तो एंटीबायोटिक क्या करती है, हर एंटीबायोटिक का एक अलग मेथड होता है बैक्टीरिया को किल करने का। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए खाने की सप्लाई बंद कर देते हैं या उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रोक देते हैं। यहाँ पे अगर पेनिसिलिन की बात करें तो वो उसकी सेल वॉल नहीं बनने देती और बैक्टीरिया को किल कर देती है। बट अब इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, तो बनने ना भी दे तो भी बैक्टीरिया जिंदा रहेगा क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल का रोल ही नहीं है, राइट। तो इसलिए पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये मेजर फोकस इसी पे किया गया है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। माइकोप्लाज्मा एक जीनस है, उसमें ये मेंबर्स हमारे को मिलेंगे जो बहुत ही स्मॉलेस्ट पृथ्वी के ऊपर आपके सेल पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन का मतलब ये रह सकते हैं, तो भैया रह सकते हैं बट रहते नहीं हैं, रह सकते हैं तो यानी ये हुए फैकल्टेटिव एनारोब, मीन्स ये कभी कभी एनारोब हो सकते हैं। एक्चुअली में है ये एरोब है बट ये कभी कभी एनारोब, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कभी कभी, राइट। तो फैकल्टेटिव एनारोब, एनारोब वाला जो फैकल्टेटिव वाला होता है वो होता है एरोब है, बट वो कभी कभी बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। माइकोप्लाज्मा किसी को नहीं छोड़ता, प्लांट्स में भी डिजीजेस करेगा, पैथोजेनिक है, और एनिमल्स में भी करेगा, तो दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ओके। लास्ट में रिप्रोडक्शन रह जाती है, सभी बैक्टीरिया को इन जनरल करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पेसिफिकली बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं। बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया का पहले डीएनए की कॉपी बनती है, फिर वो दो बैक्टीरिया अल्टीमेटली अपना अपना डीएनए लेके सेपरेट हो जाते हैं, ओके। दूसरा कंडीशंस में देखिए, ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, एक सॉर्ट ऑफ इसने तरीका ढूंढा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। जैसे ही हार्श कंडीशन आती हैं तो ये थिक वर्ल्ड का स्पोर बना देते हैं। याद कीजिए जब मैंने आपको शेप्स वाले बैंड, हमने रॉड शेप बैक्टीरिया देखा था ना, तो उसमें एक स्पोर बना हुआ था, स्पोर अंदर बना हुआ था बैक्टीरिया के, इसलिए उसे एंडोस्पोर कहते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तो उसमें ये एक थिक वॉल्ड स्पोर बना देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसमें वो डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और एंडोस्पोर कहा जाता है उसे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये एंडोस्पोर खुलता है और उसमें से नया बैक्टीरिया बाहर निकल आता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन का तरीका उसने बनाया है अपने आप को सर्वाइव करने का इस कंडीशंस में, जहां एक्सट्रीम कंडीशंस में मरने की कगार आ जाती है। तीसरा, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ जीन एक्सचेंज है, इसे सॉर्ट ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। सेक्सुअल में तो देखिए भाई गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमेटिक फ्यूजन होती है, इसमें कोई भी गैमेट नहीं बनता और कोई भी गैमेट फ्यूज ही नहीं करता, बनता ही नहीं तो फ्यूज क्या करेगा। बट इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक डीएनए जीन एक्सचेंज है कि कभी एक बैक्टीरिया मर गया, उसका डीएनए निकल के सॉल्यूशन में आ गया, बाई चांस इसके बैक्टीरिया के ऊपर रखा गया या पहुंच गया, तो दूसरे बैक्टीरिया की सरफेस से वो क्या है, एब्जॉर्ब होकर दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। एक वायरस किसी बैक्टीरिया को मार के उसका डीएनए उठा लाता है, फिर जब वायरस दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है तो वो जीन्स पहले बैक्टीरिया की इस बैक्टीरिया में डाल देता है, इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। और तीसरा, कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर एक ट्यूब सी लेके घूम रहे होते हैं उसे कॉन्जुगेशन करने के लिए, ठीक है, सेक्स प्लाई होते हैं। जैसे ही वो बैक्टीरिया किसी नॉर्मल बैक्टीरिया की, इसे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे ये किसी दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो ये ट्यूब बनाता है जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, उसमें से ये कुछ जीन्स जो है इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थोड़े बहुत जीन्स चले जाते हैं।
तो एक किस्म से ये सेक्सुअल तो नहीं है, राइट, तो एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ जीन एक्सचेंज है, राइट। तो ये हमारा सारा टॉपिक था किंगडम मोनरा का। फिलहाल इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, स्टिल कोई डाउट हो कमेंट में दीजिएगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच।